नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन बाद हम लोग क्लास में वापस मिल रहे हैं। एक सप्ताह हो गए, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हुई। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने संधि पढ़ लिया था। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। जो नया टॉपिक होगा वो होगा समास। सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। अभी जो बच्चे यहाँ पर हैं वो लोग लिंक को शेयर भी कर दें। आप लिंक को शेयर कर दोगे तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएंगे। बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम सबके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 1 से 2 प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक, समास। नया टॉपिक है समास। इंग्लिश में इसे कंपाउंड कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। आप मेरी आदत जानते हो, मैं एक छोटी सी छोटी चीज को लेकर के बड़ी चीज को पढ़ाता हूँ। मतलब पूरी छोटी सी छोटी बात को लेकर के पूरे बड़े मैटर तक हम लोग चलेंगे। तो छोटी सी बात पहले ये होगी कि पहले हम समास को तोड़ें। पहले अगर हम समास को तोड़ें तो समास 2 शब्दों के मेल से बनता है। समास 2 शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, समास 2 शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, कौन कौन से वो 2 शब्द हैं जरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। समास 2 शब्दों के मेल से बनता है। अगर यहाँ से और यहाँ से तोड़ें तो 2 शब्द बन के हमारे सामने आएंगे। कौन कौन से? सम और आस। सम और आस। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से। ठीक है, और आस का अर्थ होता है पास रखना। पास रखना या बैठाना। मतलब ये हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ कि सम माने अच्छी तरह से, आस मतलब पास रखना। ठीक है, सम मतलब अच्छी तरह से, आस मतलब पास रखना। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इसका अर्थ ये होगा, यहीं से हमारी परिभाषा निकल के चली आएगी कि कोई सम अच्छी तरह से किसी चीजों को रखना। इसका मतलब परिभाषा बन के तैयार हो गई, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर 2 शब्द यदि आप कहे होते तब तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन 2 से अधिक शब्द जब आपने कहा तो थोड़ी सी बात कम जची। सब बातें जचेंगी, टेंशन ना लीजिएगा। हमने कहा 2 या 2 से अधिक, चाहे मैं 2 को मिलाऊं या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को। सबसे बड़ी बात याद रखिए कि जो समास होता है वो शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें वर्णों के मेल को तो आप समास नहीं कह पाएंगे। वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहेंगे और वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। और तीसरी एक और बात, यदि समास को तोड़ा जाए तो विग्रह होता है और संधि को तोड़ा जाए तो विच्छेद होता है। ये बात भी याद रखिएगा। समास का क्या होता है? विग्रह होता है। समास का क्या होता है सर? विग्रह होता है। समास का विग्रह होता है। कब? जब उसके पदों में ही तोड़ दिया जाए। और यदि हम संधि की बात करें तो संधि का क्या होता है? संधि का विच्छेद होता है। इसकी चर्चा हम लोग संधि वाले प्रकरण में किए हैं। संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। ठीक है,
संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है। ठीक है, संधि का विच्छेद होगा और समास के पदों को तोड़ दिया जाए तो समास का विग्रह हो जाएगा, और संधि को यदि उनके पदों में तोड़ दिया जाए तो संधि का विच्छेद हो जाएगा, और यदि इन्हें पदों को जोड़ा जाए अर्थात वर्णों को जोड़ा जाए तो संधि होगी, और शब्दों को जोड़ा जाए तो क्या होगा, आपका समास होगा। इतनी बात आप सबको क्लियर हो रही होगी। तो दो या दो से अधिक, जरा सर उदाहरण बताएं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा दाल रोटी, क्या लिखा, दाल रोटी। दाल रोटी का यदि हम विग्रह करेंगे तो बनेगा दाल और रोटी, दाल और रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इनमें पदों की संख्या कितनी है, केवल दो, एक पद ये और दूसरा पद ये। ठीक है, यदि दूसरी एक बात हम और यहीं से करें, एक उदाहरण और आपके सामने पेश करूं, क्या, जैसे मैंने कहा मन वचन कर्म, मन वचन कर्म, तो इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो बनेगा मन और वचन, मन और वचन और कर्म। ठीक है, आप देखे होंगे सैनिकों को ऐसी शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पर यदि आप पदों की संख्या देखें तो यहाँ पर पदों की संख्या दो से अधिक हो गई, यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो गई, दो से अधिक हो गई। ऐसे ही तन मन धन। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से हमको परिभाषा जो पता चली, वो परिभाषा क्या पता चली मेरे भैया, परिभाषा पता चली कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, अब आप दो या दो से अधिक जैसे ही याद आ गया वैसे ही एक नोट और बन के तैयार होगा, एक नोट और बन के क्या तैयार होगा कि समास, समास होने के लिए, समास होने के लिए, होने के लिए कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है, दो पदों का होना, दो पदों का होना आवश्यक है। ठीक है, दो पदों का होना आवश्यक है। यदि दो पद नहीं हुए तो कभी भी समास नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात। और यदि दोनों पद इकट्ठा हुए हैं, आप देख रहे हो ये दोनों पद इकट्ठा हुए हैं, तो यहां से ये जो चीज हो रहा है ये एक दूसरे को जोड़ रहा है, इसलिए बात यहीं से और बन के तैयार होती है क्या, कि समास संयोग करता है। समास क्या करता है, संयोग करता है। आप कहोगे सर संयोग संधि भी तो करती है, नहीं, समास संयोग करता है, संधि विकार उत्पन्न करती है। संधि क्या करती है, विकार उत्पन्न करती है। बात समझ में आ रही है, समास संयोग करता है, मैं दोनों बातें लिख देता हूं, समास संयोग करता है जबकि संधि विकार उत्पन्न करता है, जबकि संधि विकार उत्पन्न करता है, विकार उत्पन्न करता है, क्या करता है, विकार उत्पन्न करता है। इतने भर में जितना इतनी चीजें लिखा हूं, एक नंबर आपका यहां से पक्का है। हमने क्या कहा अभी तक, जरा इसे देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक जो दिया हमने वो देख लेते हैं। समास दो शब्दों के मेल से बना है, सम और आस। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, और आस का मतलब होता है पास पास रखना। इससे परिभाषा बनके तैयार हुई कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के या शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दाल रोटी में दो शब्द हैं और यहाँ पे मन वचन कर्म में दो से अधिक शब्द हैं। अब हमने एक बात कहा कि समास होने के लिए कम से कम दो पदों की आवश्यकता है। संयोग कब होगा, जब कम से कम दो लोग होंगे। ऐसे ही शब्दों में संयोग कब होगा, जब कम से कम दो शब्द होंगे। अधिक से अधिक 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो शब्द होने चाहिए, तब जाकर के आपका समास होगा। दूसरी ओर बात हमने क्या कहा कि समास जब शब्द में मिलते हैं
तो कोई विकार उत्पन्न नहीं करता, बल्कि समास संयोग करता है। समास क्या करता है? संयोग करता है। जबकि जो आपकी संधि होती है वो क्या करती है? संधि वर्णों के मेल से एक तीसरा वर्ण बनाती है या कुछ और विकार उत्पन्न करती है, इसलिए समास क्या करते हैं? विकार उत्पन्न करते हैं। अब एक और बात आपके मन में आ रही होगी कि सर समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब क्या होता है? तो मेरे भैया समास का जो शाब्दिक अर्थ है, समास का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त, संक्षिप्त, संक्षिप्त या संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। अब यहीं से कभी कभी आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इसी समास का विलोम बताइए। तो समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का विलोम यदि आपसे कोई पूछे तो व्यास बताएंगे। समास का अर्थ कोई पूछे तो संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब समास होता क्या है, इतनी चीजें आप लोग लिखें, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग इसे लिख लें बच्चों। जल्दी जल्दी नोट करें बच्चों। हो गया भैया? आइए, अब मैंने बार बार ये कहा कि इस समास में दो शब्द आवश्यक होंगे, तो जो दो शब्द आवश्यक होंगे उन्हें दोनों शब्दों को हम लोग पद या खंड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पद या खंड कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो पद या खंड होते हैं इनका क्या नाम होता है, जरा इसे हम लोग देखें। तो समास में जो दोनों पद होते हैं उसमें से एक को प्रधान पद कहा जाता है और एक को गौण पद कहा जाता है। जैसे जो पद होते हैं, इधर मैं लिखता हूं, जो पद होते हैं या जो खंड होते हैं वो दो होते हैं। खंड या पद दो होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रधान पद। क्या कहते हैं? प्रधान पद। या इसी को क्या कह सकते हैं? प्रधान खंड। क्या कह सकते हैं? प्रधान खंड। ठीक है, प्रधान पद या प्रधान खंड कहेंगे। ठीक है, और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? गौण पद। क्या कहेंगे? गौण पद या गौण खंड। ठीक है, गौण पद या गौण खंड कहेंगे। क्लियर है? तो ये प्रधान पद या प्रधान खंड होता क्या है, जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा जानें। तो प्रधान पद वो होता है जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है। ऐसा खंड जिस पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, जिस पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, मुख्य बल पड़ता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? जिस पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसी को हम लोग प्रधान खंड कहते हैं। और ऐसे ही गौण पद क्या होगा? जिस पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है, अर्थ का बल नहीं पड़ता है, बल नहीं पड़ता है। ठीक है, बल नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसे गौण पद कहेंगे या गौण खंड कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई क्या? बोले भैया, इतनी बात क्लियर हुई क्या सब लोगों की?
हो गई बात। अब देखिए बात आती है कि समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के प्रकार, या कभी कभी आपसे प्रकार की जगह भेद भी कह सकता है। समास के क्या कह सकता है, भेद कह सकता है। तो समास के कितने भेद होते हैं, इसके लिए आपको दो बातें याद करनी पड़ेगी। अगर हम मुख्य पूछें, मुख्य मुख्य भाग या मुख्य भेद पूछें तो मुख्य भेद हमारे पास 4 हैं। अगर हम कुल भेद पूछें, कुल भेद पूछें तो 6 है। कुल भेद पूछे तो 6 है। संस्कृत में 6 होते हैं, हिंदी में 4 होते हैं, ऐसा भी कुछ जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन यदि कभी भी आपसे परीक्षा में पूछे समास के कुल कितने भेद होते हैं, अगर कुल भेद पूछे तो आप 6 लगाएंगे, अगर समास के मुख्य कितने भेद होते हैं तो आप 4 लगाएंगे। क्लियर हुई बात। अब बात आती है कि सर ये 4 कौन कौन से हैं और 6 कौन कौन से हैं। तो दोनों बातें हम यहीं से बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। तो याद रखें 4 कौन कौन से हैं उसे पहले देखते हैं। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। सबसे बड़ा समास तत्पुरुष समास है। तीसरा समास है हमारा द्वंद्व समास। तीसरा समास हमारा क्या है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा समास हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ये 4 तो हमारे मुख्य समास है। बहुव्रीहि, अरे ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं, ये हमारे 4 मुख्य समास हैं। ठीक है, ये हमारे 4 क्या हैं, मुख्य समास हैं। एक चीज और गड़बड़ी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे लोग व्रीहि लिख देते हैं, ब लिख देते हैं। ये ब नहीं, ये व है, व्रीहि होता है, व्रीहि नहीं होता। तो बहुव्रीहि समास, ये 4 हमारे मुख्य समास होते हैं। बाकी के जो समास हैं 2, वो 2 हमारे इसी तत्पुरुष के भाग हैं, इसी तत्पुरुष के क्या है, भाग हैं। कौन कौन से हो गए भैया, कर्मधारय, कर्मधारय समास, और अगला है द्विगु समास, द्विगु समास। क्लियर हुई। संस्कृत में ये सब अलग अलग माने गए हैं, मतलब संस्कृत में पूरे 6 माने गए हैं, हिंदी में कितने माने गए हैं, ये आपके 4 माने गए हैं। तो एक प्रश्न यहीं से बन सकता है कि कर्मधारय एवं द्विगु समास किस समास के अंग हैं या किस समास से उत्पन्न हुए हैं, तो आपके तत्पुरुष समास से। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कर्मधारय, कर्मधारय एवं द्विगु समास, द्विगु समास तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के भेद हैं, तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। तो कितने समास हमारे पास हुए, कुल मिलाकर के 6 समास हुए। अब बात आती है कि पदों की प्रधानता। इसमें हमने प्रधान पद कहा, इसमें हमने गौण पद कहा। तो प्रधान पद वही होगा जिस पर अर्थ पर जोर पड़ेगा। तो ऐसे अगर हम लोग समझें तो यहीं से आप याद रखें, ये पहला है तो इसका पहला पद जो होगा, पहला पद जो होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। तत्पुरुष दूसरे नंबर पर है तो इसका द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा। ठीक है, इसका प्रथम पद प्रधान, यहां पे हम प्रधान लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यहां पे हम प्रधान लिख देते हैं, आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता। ठीक है,
पदों की प्रधानता। तो यदि आपसे पूछे अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान है तो आप कहेंगे पहला पद, और दूसरा पद क्या है तो आप दूसरा पद को कहेंगे गौण होगा। ऐसे ही तत्पुरुष समास में कहूं कि कौन सा पद प्रधान है तो आप कहेंगे द्वितीय पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय पद प्रधान है। लेकिन जैसे ही आप द्वंद्व समास में आएंगे तो यहां से दोनों पद क्या हो जाते हैं? प्रधान हो जाते हैं। और अगर यहां पर बढ़ेंगे तो कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। अगर कोई पद प्रधान नहीं, इसका मतलब कौन सा पद प्रधान होगा? तीसरा पद प्रधान होगा। क्लियर? तीसरे पद को ही अन्य पद भी अपन कहते हैं। तो ये देखिए हमेशा मिस्टेक होता था आपसे, तो अब ये कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान और बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। इसका कौन सा पद प्रधान होगा? अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद कहिए या तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई सभी भैया लोगों को? अब बात आती है सर कर्मधारय और द्विगु में कौन होगा? तो आप मुझे बताओ कि जैसे मैं किसी पिताजी का लड़का हूं तो जो पिताजी के गुण होंगे वही तो मेरे भी गुण होंगे, जो पिताजी का संस्कार होगा वही तो मेरा भी संस्कार होगा। तो ये जो कर्मधारय समास और द्विगु समास निकल करके आए हुए हैं वो किससे निकले हैं? तत्पुरुष समास से। और आप देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है तो आप कह रहे हैं दूसरा पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि कर्मधारय समास और द्विगु समास का भी कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। तो इन दोनों में भी कौन सा पद प्रधान होगा? कर्मधारय एवं द्विगु समास के भी द्वितीय पद प्रधान होते हैं, एक बात बड़ी प्यारी सी हम लोग यहां से बच्चों ये सीखे कि अगर हम तत्पुरुष समास के किसी भी भाग की बात करेंगे तो सबका दूसरा पद ही प्रधान होगा, सबका दूसरा पद ही क्या होगा? प्रधान होगा। ऐसे ही अव्ययी भाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि किसी के भी हम किसी भी भाग की बात करेंगे, अगर उनके प्रकार की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो पद प्रधान होगा वो कौन सा पद प्रधान होगा? जो रिस्पेक्टिवली इनका पद प्रधान होगा। यदि हम अव्ययी भाव की बात करेंगे तो पहला पद ही प्रधान होगा। तत्पुरुष की चाहे किसी की बात करें, चाहे स्वयं तत्पुरुष की बात करें या तत्पुरुष के किसी भी भाग की बात करें, उसका पद दूसरा वाला ही प्रधान होगा। ऐसे ही द्वंद्व या बहुब्रीहि का भी होगा। इतनी बातें मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। इसे आप लोग कॉपी करें, फिर मैं बात को आगे बढ़ाना शुरू करता हूं। जल्दी से आप लोग लिखें। हो गया? हो गया दोस्तों? आइए अब बात आती है कि सर ये जब पद या खंड आपस में मिलकर के एक शब्द का निर्माण कर देते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, मैंने शब्द लिखा
राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इससे एक शब्द बनेगा राजपुत्र, राजपुत्र। अब आप देख रहे हैं कि ये जो राजपुत्र है, आइए जाइए, देखिए ये जो शब्द है राजपुत्र, इसमें आप देख रहे हैं दो शब्द मिले हुए हैं। राजपुत्र में दो शब्द मिले हुए हैं, एक ये पद है और एक पद ये है। इसे हम लोग पहले आया है इसलिए इसे कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय पद। क्या कहते हैं? द्वितीय पद। ठीक है। अब इसी प्रथम पद या द्वितीय पद में कोई एक पद प्रमुख होता है, कोई एक पद क्या होता है? प्रमुख होता है। चूंकि इसमें तत्पुरुष समास है इसलिए हमने आपको बताया है कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान पद होता है। और जो पहला पद होता है वो कौन पद होता है? गौण पद होता है, या इसी का एक नाम और है अप्रधान पद। क्या होता है? अप्रधान पद। क्लियर हुई बात? अगर इस प्रकार से है तो आप देख रहे हैं कि ये तो दोनों खंड हो गए, इन दोनों के मिलने से एक शब्द बना है राजपुत्र। क्या बना है? राजपुत्र। तो इन्हीं पूरे पदों का नाम हम लोग रखते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद। अर्थात सामासिक पद की यदि हम परिभाषा निकालें, सामासिक पद या इसी का एक नाम आप और कह सकते हैं समस्त पद। क्या कह सकते हैं? समस्त पद। ठीक है। सामासिक पद या समस्त पद। यदि आपसे कोई परिभाषा पूछ ले कि सामासिक पद या समस्त पद की परिभाषा क्या होती है, मान लीजिए आप किसी को सिखा रहे हैं और वो को कह दिया कि सामासिक पद या समस्त पद की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए हमने समास के नियमों के द्वारा, समास के नियमों के द्वारा एक शब्द का निर्माण किया जिसे हम लोगों ने समस्त पद कहा। तो समास, इसकी परिभाषा आप बनाएंगे तो परिभाषा बनके तैयार होगी। क्या बनके तैयार होगी? समास के नियमों द्वारा, समास के नियमों द्वारा बने शब्द को, बने शब्द को सामासिक, सामासिक शब्द अथवा समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं। ठीक है। समास के नियमों द्वारा बने शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। ये बात तो हम लोगों ने सीख लिया। एक बात और बड़ी जरूरी सी है कि यदि इस सामासिक शब्द का हम विग्रह करेंगे तो इस सामासिक शब्द में जो शब्द प्रयोग हुए रहेंगे, विग्रह में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम प्रायोरिटी देते हैं। और यदि उनके अर्थों का भी प्रयोग कर दे रहे हैं तो हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मैं अभी आपको एक चीज लिख करके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा दशानन, लिखा दशानन और कहा दशानन का सही समास विग्रह है, सही समास विग्रह है। मैंने इसे लिखा और विकल्प में लिखा 10 मुख हैं जिसके, या बी में लिखा 10 सिर हैं जिसके, सी में लिखा 10 आनन हैं जिसके, या डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। ये मैंने आपके सामने 4 विकल्प लिख के तैयार किए।
तो दशानन का सही विग्रह क्या होगा? अगर बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो तुरंत वो 10 सिर हैं जिसके लगा देते हैं, जो बात दूर दूर तक गलत है। आनन का मतलब कभी भी सिर तो होता ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला विकल्प तो किसी भी हालत में सही होना ही नहीं है। दूसरा लिखा है 10 मुख हैं जिसके, और लड़का तुरंत ऑप्शन में एकदम खुश हो जाता है और उसका दिल बाग बाग हो जाता है और कहता है ए वाला सही है। सरकार ए वाला सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमने कहा कि यदि हम समास का विग्रह करेंगे तो समास में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग हूबहू हम कर देते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, उसका अर्थ भी प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं आनन का मतलब यहाँ पर तो मुख लिखा गया है, और जबकि यहाँ पर 10 सिर हैं, यहाँ पर 10 आनन हैं जिसके, और जब इसके ही शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तो ये विकल्प भी गलत होगा, और विकल्प क्या सही होगा? सी वाला। क्लियर हुई बात? पर यदि मान लीजिए कि ये वाला सी वाला विकल्प में है ही नहीं, मान लीजिए कि ये सी वाला विकल्प में है ही नहीं, और अब आपसे पूछे कि अब कौन सा सही होगा, तो आप याद रखिएगा अब यहाँ पर सही होने के लिए अपने पास यही चीज बची है, तो अब आप ये सही करेंगे। बात आपको समझ में आई क्या? क्लियर समझ में आ रही है बात? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कभी भी ऐसी गड़बड़ी नहीं करेंगे। ऐसी ही गड़बड़ी करके हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है? और आपको कहते हो अरे सर सही तो था, सही तो था, सही तो था, लेकिन आपका गलत हो जाता है। क्लियर बात है? इस बात को आप विशेष तौर पे याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे कभी। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं आपका यहाँ पर नोट बनाकर। समस्त पद में जो भी शब्द आए रहते हैं, जो भी शब्द आए रहते हैं, विग्रह भी उन्हीं शब्दों से होता है, उन्हीं शब्दों से होता है, उन्हीं शब्दों से होता है। उसके अर्थ का भी, उसके अर्थ का भी प्रयोग करके विग्रह नहीं करना चाहिए, विग्रह नहीं करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई क्या? बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ भी रहता है उसे विग्रह कर देते हैं। दोनों बातें मैंने आपको सिखाई कि अगर उन्हीं शब्दों को लेकर के विग्रह दिया गया है तो पहले प्रायोरिटी आप उन्हीं को देंगे। बाद में यदि मान लीजिए कि वो शब्द उसमें नहीं है, जो शब्द उसके समस्त पद में है, तब आप उसे रिप्लेस करके उसके इंस्टीड आप लोग वहां पर उसके अर्थ को प्राथमिकता दे सकते हैं, ठीक है? परंतु यदि उसके शब्दों का ही प्रयोग करके वहां पर विग्रह दिया गया है तो कभी भी ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे, तो उसे छोड़कर उसके अर्थ वाले को आप सही करेंगे। इतनी बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट करें। फिर हम लोग एक एक समास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हो गया दोस्तों? आइए अब हम लोग एक एक समास पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, देखिए हर एक समास में जो परेशानियां पढ़ने में आती हैं या जिनको देखने के बाद हम परेशान हो जाते हैं कि कौन सा समास है, वो सब चीजें मैं अपने इस लेक्चर में डिस्कस करते हुए चलूंगा। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, लेकिन यदि थोड़ा सा ध्यान हटा तो कभी भी ये बात समझ में नहीं आएगी।
और एक बात आप जानते रहिए कि एक शब्द में कई समास हो सकते हैं, एक शब्द में कई समास हो सकते हैं, ये बात आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। अगर इसमें से थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो गड़बड़ है। प्रश्न कैसे पूछता है वो पहले आप जाने। प्रश्न 4-5 तरीकों से पूछता है। कैसे? एक तो शब्द दिया रहेगा, आपसे विग्रह पूछेगा, या विग्रह दिया रहेगा, आपसे समासिक पद पूछेगा, या इससे पूछ सकता है कि कोई समास दिया हो और उसमें से पूछे कि इस समास का कौन सा शब्द है, या ऐसे कह सकता है कि कोई शब्द दिया हो और उसका समास पूछते हैं ऐसा, या ऐसा भी कह सकता है कि कोई वाक्य दिया गया हो और उसके रेखांकित भाग में आपसे समास पूछे। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको ध्यान से जानने के लिए, इनको सही सही करने के लिए अपने पास एक ही चारा है, वो चारा है कि उसे ध्यान से पढ़ना, और मैं सभी चीजों पर डिस्कस करते हुए चलूंगा, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला समास जो है वो हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास अगर यहीं से हम देखें तो एक शब्द टूट के निकलेगा अव्यय। क्या निकलेगा? अव्यय। यदि हम अव्यय का अर्थ जानना चाहें तो अव्यय दो शब्दों से मिलकर बनेगा, अ और व्यय। अ और व्यय। व्यय हमारा मूल शब्द है, अ नाम का उपसर्ग लगा है, मूल शब्द है हमारा व्यय, मूल शब्द है, और इसका अर्थ होता है, इस अव्यय का अर्थ होता है खर्च होना। क्या होता है? खर्च होना या खर्च करना। क्या होता है? खर्च होना या खर्च करना। ठीक है, और अ जो है वो निषेधात्मक उपसर्ग है, अर्थात निगेटिव मीनिंग देने वाला उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है नहीं। अर्थ क्या होता है? नहीं। इसका मतलब अव्यय वे शब्द होंगे जिनके अर्थ में खर्च न हो, अर्थात जिनके ऊपर कोई भी असर ना पड़े, अर्थात जिनका कोई भी काल या वचन के आधार पर परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। बात समझ में आई? मैं छोटे में लिखता हूं, ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। या ऐसे ही शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं, ठीक है। ऐसे अव्ययों की संख्या जो है वो कुल 4 है, या अविकारी शब्दों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें यदि हम लोग बात करें तो अव्ययी भाव समास का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई समास होगा जिसमें एक अव्यय प्रयोग किया गया रहेगा, जिसमें एक अव्यय प्रयोग किया गया रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो यदि हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, इसी को क्रिया विशेषण अव्यय भी कहते हैं। अव्यय होता है उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी मैं आपको इसकी पहचान भी बताता हूं। जैसे अगर हम लोग जैसे हम लोग कोई भी अगर शब्द लिखकर देखना चाहें तो यहां पर एक शब्द मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। अब आप देख रहे हैं यदि मैं यथाशक्ति को तोड़ दूं तो यहां से पता चलेगा यथा और यहां से पता चलेगा शक्ति, यथा और शक्ति। शक्ति तो एक शब्द है, संज्ञा है, इसके रूप में परिवर्तन होगा, परंतु यथा क्या है? ये एक उपसर्ग है। यथा क्या है? एक उपसर्ग है, और इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका यथा का अर्थ क्या होता है जरा इसे भी हम जाने तो यथा का अर्थ होता है कि अनुसार। क्या होगा? कि अनुसार।
अर्थात यदि हम यथाशक्ति का अर्थ पूछें तो आप कहेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। देखिए, यदि आपको उपसर्गों का मीनिंग पता रहेगा तो आप लोग इसे बहुत बेहतर समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि इसमें एक पद ये उपसर्ग है, तो ये कौन पद उपसर्ग है? ये प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? उपसर्ग है। और हमने यही बात यहाँ पर लिखा, ऐसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है और उपसर्ग भी एक अव्यय होता है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैं यथाशक्ति में यदि कहूं तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? आप कहेंगे अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर हुई बात? अब अगर हम अव्ययी भाव समास की पहचान की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, अव्ययी भाव समास की पहचान में पहला तो यही पता चल गया कि उसका पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। उसका पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो मैं पहले लिख देता हूं उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले जो शब्द होंगे वो किस समास में आएंगे? अव्ययी भाव समास में आएंगे। उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव वाले समास में आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और दूसरी बात, हमने दूसरी पहचान बताई कि शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति होगी। यदि शब्द की आवृत्ति हुई तो भी वो शब्द कौन सा बनेगा? आपका वो शब्द बन जाएगा, समास बन जाएगा अव्ययी भाव समास। क्यों ना एक देख लें यहीं से। हमने कहा दिन दिन, क्या कहा? दिन दिन। अगर यहाँ पर आप देखें तो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है और इससे सामासिक शब्द बनता है दिनों दिन। क्या बनता है? दिनों दिन। अगर हमने एक शब्द और लिखा बीच बीच, क्या लिखा? बीच बीच, मतलब बीच ही बीच में, दिन ही दिन में, तो बनेगा क्या? बीचों बीच। क्या बनेगा? बीचों बीच, बीचों बीच। ये शब्द बनके तैयार हुआ बीचों बीच। अब इन शब्दों में आप देख रहे हैं कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर शब्द की पुनरावृत्ति होती है तब भी वो समास आपका अव्ययी भाव समास होगा, और यदि उपसर्ग लग करके बना है तो भी वो कौन सा समास होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। ये बात आप सबको पता हो गई। अब बात आती है अव्ययी भाव समास कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे एक बार नोट करें, फिर हम आपको और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जल्दी से लिखते चलें बच्चों। चलिए बच्चों, देखते हैं इसके भागों के बारे में, अर्थात इसके भेद के बारे में। तो अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं। एक होता है अव्यय पद पूर्व और दूसरा होता है नाम पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व और दूसरा होता है नाम पद पूर्व। इसके दो भेद होते हैं। एक भेद होता है हमारा अव्यय पद पूर्व, अव्यय पद पूर्व, और दूसरा होता है हमारा नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व होने का मतलब ये है कि जिसमें उपसर्ग पहले आते हैं, और नाम पद पूर्व का अर्थ है शब्द की आवृत्ति होती है। इसका प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है। और नाम पद पूर्व है कि इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसमें शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है।
अर्थात नाम पद पूर्व कहने का मतलब इसमें जो नाम होगा वो कौन कौन सा होगा, संज्ञा होगा या क्या होगा, सर्वनाम होगा। संज्ञा होगा या क्या होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सभी इसमें पहले हो सकते हैं। तो इनमें शब्दों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। जब तक अकेला शब्द है वो कोई अलग समास बना सकता है, लेकिन जैसे ही दोनों शब्द मिल जाते हैं, उनकी शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो वो समास तुरंत अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। यदि मैं कहूं सुंदर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा, इसलिए विशेषण है। सुंदर क्या है, ये किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा, विशेषण है। लेकिन यदि मैं सुंदर सुंदर कह दूं तो अब ये विशेषण नहीं रह गया, अब ये अव्यय हो गया। क्या हो गया, अव्यय हो गया। क्लियर हुई हमारी बात, समझ में आ रही है ना। यदि शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो वो नाम पद पूर्व अव्यय बनाएगा, नाम पद पूर्व वाला अव्ययी भाव समास बनाएगा। और यदि उपसर्ग के प्रयोग से बनते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास का पहला अव्यय पद पूर्व। जैसे मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आप सबको यहां पर लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा यथा संभव, क्या लिखा, यथा संभव। अब यहां पर अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा यथा और धन संभव। ठीक है, मतलब संभावना के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार अगर बनाना है यथा शक्ति, क्या होगी, यथा शक्ति। ठीक है, शक्ति के अनुसार मतलब यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार। ऐसे ही मैं ऐसे कह दूं आजन्म, आजन्म। आजन्म मतलब आ और जन्म दो चीजों से मिलकर बना है, आ और जन्म। आ का मतलब होता है पर्यंत या तक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, जन्म पर्यंत या जन्म तक। ठीक है, सही है। अगर ऐसे ही मैं कह दो बेसहारा या बेवफा, बेवफा, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है बे प्लस वफा। और बे मतलब होता है नहीं, वफा मतलब होता है ईमानदारी, मतलब बिना ईमानदारी के। ठीक है, बिना ईमानदारी के, बे रोक टोक, बेसहारा, बे इंतजाम, बे इंतकाम, ये सभी चीजें किस में आ सकती हैं, ये आपके अव्यय पद पूर्व समास के अव्ययी भाव समास में आ सकते हैं। क्लियर हुई बात। अगर मैं ऐसे ही आपको शब्द लिख दूं एक एक, मैंने लिखा एक एक, या इसी को हम ऐसा भी कर सकते हैं एका एक, एका एक, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर ऐसे ही हम दिनों दिन कह दें, दिनों दिन, मतलब दिन के बाद दिन, क्या कह दें, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। ठीक है, ऐसे ही हम बीचों बीच कह दें तो हो जाएगा बीच ही बीच में, बीचों बीच, बीचों बीच। तो इसका क्या आएगा, या तो आप कह सकते हैं ठीक बीच में, या आप कह सकते हैं बीच ही बीच में। दोनों चीजें आप यहां से कह सकते हैं। बारंबार है, बार बार मतलब बार बार होने वाला या बार के बाद, इसे हम लोग कौन सा समास कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। आई होप कि ये बात आपको अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया होगा। इस पर आप और सारे ढेर सारे उदाहरण कीजिएगा। नहीं आएगा आप सब प्रश्न हमसे पूछेंगे, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। मैं कुछ यहाँ पर समास लिख देता हूँ, समासिक पद लिख देता हूँ, समस्त पद लिख देता हूँ, जिसका आप लोग विग्रह करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों, मिलते हैं फिर कल इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक आप लोग देखते रहिए, अपना ख्याल रखें।